पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है और जो आम जनता के बिल्कुल हक में है कि अभी तक हम ये देखते हैं कि डॉक्टर जो पर्ची लिखते हैं उसमें बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमें उनकी शब्दावली समझ में नहीं आ रही है। वो जो टेस्ट लिखते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, दवा कब लेना है, कैसे लेना है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है और मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। और जब हम फार्मासिस्ट के यहाँ जाते हैं, दवाई की दुकानों पे जाते हैं, तो वहां पे बैठा व्यक्ति ही उन दवाइयों के ऊपर निशान लगाता है कि कितनी बार खाना है, कितनी बार नहीं खाना है। यहां तक कि कई बार तो छोटे शहरों में बिना पूछे ऑल्टरनेटिव दवाइयां दे दी जाती हैं जिनपे कि दुकान वालों का हाई कमीशन होता है और बहुतेरे लोगों को नहीं पता लगता कि उनकी दवाई बदल दी गई है। हालांकि बड़े शहरों में और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में अब बाकायदे प्रिंटेड पर्चियां दी जा रही हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी हॉस्पिटल्स में और छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में आज भी वही राइटिंग प्रचलित है। तो ये पूरा मामला क्या है? क्यों हाईकोर्ट ने कहा कि ये मौलिक अधिकार है? क्या ये पूरे देश में लागू नहीं हो सकता क्या? आखिर अगर डॉक्टर इस भाषा का प्रयोग करते हैं जो समझ में नहीं आता है, तो क्या यही भाषा लिख के वो अपने मेडिकल कॉलेज में डिग्री भी लेते हैं? और क्या ये मेडिकल जो प्रैक्टिस है उसमें उठने वाली नैतिकता का भी सवाल है क्या, कि जो व्यक्ति आपके यहां पेशेंट बन के गया है उसके लिए आप ऐसी भाषा लिख रहे हैं कि जो समझ ही में नहीं आ रही है? इन सब सवालों की पड़ताल करेंगे और आखिर क्यों डॉक्टर इस तरीके से लिख रहे हैं, उनके ऊपर कौन से सवाल उठाए जा रहे हैं, ये पूरी फार्मा इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, पूरी मेडिकल इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, सरकार इसके लिए कोई नियम क्यों नहीं ला पा रही है, क्यों पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया, इसको सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं दे सकता है? हमारे देश में हेल्थ कंडीशन कैसी है, अन्य विकसित देशों में कैसी है, क्या पेशेंट डॉक्टर रेशियो है, हॉस्पिटल बेड और पेशेंट का रेशियो क्या है, इन सब मामले की पड़ताल करेंगे इस सेशन में। मेरा नाम है आनंद प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। तो देखिए, अभी हम देखते हैं कि कुछ जगहों पे तो ये प्रैक्टिस शुरू हो गई है। अब इस मामले की अगर पड़ताल करें तो सबसे पहले तो हम एक एक बात को उठाते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर आपको ऐसे लिख के देते हैं, आरएक्स करके लिखा होता है। इसका मतलब क्या है? तो इसके कई सारे मतलब निकाले गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मतलब निकाला गया है वो ये है कि लैटिन भाषा का ये वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब एक तरीके से टू टेक होता है, लेना। एक तरीके से एक आदेश है, एक अप्रूवल है डॉक्टर की ओर से कि जिस मरीज के लिए मैंने दवा लिखी है ये प्रेस्क्राइब्ड है, और अगर फार्मासिस्ट के यहां वो जाए तो इसका मतलब कि डॉक्टर को दिखा के उसने ये पर्ची ली है। इसीलिए बहुत सारी दवाई की कंपनियां या बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स भी, हालांकि भारत में ये प्रचलन कम है, वो ये पूछते हैं कि मेडिकली प्रेस्क्राइब्ड है कि नहीं, डॉक्टर ने देखा है कि नहीं, तो इसका मतलब डॉक्टर ने देख रखा है। अब वो कुछ इस तरीके की राइटिंग में लिख देते हैं। मोस्टली डॉक्टर इसी तरीके की राइटिंग में लिखते हैं जहां पे प्रिंटिंग मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है दवाइयों को लिखने के लिए। तो इसको पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ये तो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 में आता है। आर्टिकल 21 संविधान का जो नियम है वो आर्टिकल्स में बांटा गया है, अनुच्छेदों में। तो आर्टिकल 21 स्पष्ट रूप से कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये ऐसा मौलिक अधिकार है जो लिबर्टी की बात करता है और लाइफ की बात करता है, पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ। अब इसका मतलब यह है कि लाइफ में बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी। इसमें यह भी कहा गया कि राइट टू लाइवलीहुड, इसी के लिए मनरेगा आया, प्राइवेसी वाली कानून 2017 में आई, राइट टू एजुकेशन 2002 में ही आ चुका था। तो ये आर्टिकल 21 की परिभाषा बहुत बड़ी है। इसमें उन्होंने इंक्लूड कर लिया कि डिग्निफाइड जो लाइफ है, डिग्निटी ऑफ लाइफ, हर व्यक्ति की को एक मर्यादित जीवन जीने का अधिकार है। और इस डिग्निटी के तहत उन्होंने कहा कि ये जो आप देते हो अपनी प्रेस्क्रिप्शन, जो अपनी पर्ची देते हो, उसमें उस व्यक्ति को यह हक है कि वो जान पाए कि उसको कौन सी दवा लिखी गई है। तो उन्होंने कहा कि जी ये आर्टिकल 21 का हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि आपको साफ साफ लिखना होगा या प्रिंट करके दो। उन्होंने जो आदेश दिया
कि एकदम क्लियर लिखना होगा, क्लियर राइटिंग होनी चाहिए, क्लियर राइटिंग होनी चाहिए, और अगर संभव हो तो प्रिंट करके दे दो। तीसरी बात उन्होंने कही कि ये एक तरीके से दवाइयों को जानने का अधिकार है। आज हम एआई के युग में हैं, डिजिटल युग में हैं, हम आज कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, हर चीज लोग गूगल पर देख लेते हैं। तो कहते हैं कि चलो भाई आजकल लोग उन दवाइयों को पढ़ पाएं और ऑनलाइन चेक कर पाएं कि वो दवाइयां किस लिए हैं, क्यों लिखी गई हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऑनलाइन इलाज खुद से करना कोई बहुत होशियारी नहीं है, ये ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट होते हैं सभी मामलों के, तो खुद से डॉक्टर ना बनिए। हालांकि भारत में लोग फार्मासिस्ट से पूछ के और अपने से भी बहुत सारी दवाइयां खा लेते हैं। अगर किसी से बस इतना कह दीजिए कि तबीयत खराब लग रही है तो खुद की ओर से ही वो दवाइयों का प्रेस्क्रिप्शन दे देगा। तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन चेक कर पाए, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, खाली अपनी नॉलेज के लिए, जिज्ञासा के लिए, अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करने के लिए आप ऑनलाइन इसको चेक कर पाए, तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। तो उन्होंने क्लियर कट ये आदेश दिया और ये आदेश लागू भी हो गया। ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लागू हो गया, क्योंकि यहां का हाईकोर्ट एक ही है, पंजाब, हरियाणा, और क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है तो इन जगहों पे लागू हो गया है। अब एक बात समझने की है कि आखिर ये मसला क्या है, क्यों ये इतना बड़ा मसला है। सरकार को इसके ऊपर जरूर कानून बनाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि भारत में देखिए 146 करोड़ की आबादी है। अगर मैं पूरे इस पॉपुलेशन की बात करूं तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। अब तो हमने चीन को भी पीछे कर दिया है और 142 करोड़ चीन का, 146 करोड़ पे हम आ गए, तो दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री भारत बन गई है। 146 करोड़ की आबादी में आप देखिए तो लगभग 400 बिलियन डॉलर का ये हमारी मेडिकल इंडस्ट्री है आज की डेट में, और कह रहे हैं कि ये आगे बढ़ के और भी बढ़ेगी और लगभग मान के चलिए कि 800 बिलियन डॉलर तक जा सकती है। 1 बिलियन डॉलर में 8,500 करोड़ रुपए के लगभग होते हैं। तो अब लाखों करोड़ का ये व्यवसाय है। खाली अगर दवाइयों का व्यवसाय देखें, फार्मास्यूटिकल्स का, मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि आपको अंदाजा हो कि ये कितना बड़ा बिजनेस है और इसको बिना रेगुलेट किए मामला गड़बड़ होगा। और भारत जैसे देश में जहां नियम कानूनों की धज्जियां रोज उड़ाई जाती हैं, लोग इसमें प्राउड महसूस करते हैं। ट्रैफिक रूल्स को तोड़ देना, नियमों कानूनों का उल्लंघन करना, हर व्यक्ति कानून को धता बता रहा है, हर व्यक्ति कानून के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। और ऐसे देश में कानून का पालन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास करके जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और कंपनियां जुड़ी हों। अब ये 60 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, लगभग ये मान के चलिए कि 60 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। और ये हॉस्पिटल्स का अगर देखें तो लगभग 100 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं, लगभग मैं सारे आंकड़े बता रहा हूं। तो ये 100 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री, तो जरूर यहां पे गोलमाल तो होने की संभावना है। भारत में कहते हैं कि जो ऑथराइज तरीके से 13 मिलियन डॉक्टर्स हैं, भारत में 13 मिलियन डॉक्टर्स हैं, मतलब कि लगभग 1 करोड़ 30 लाख डॉक्टर हैं। नंबर तो बहुत अधिक लग रहे हैं। यह भी कहा गया कि हमारे पास 780 मेडिकल कॉलेज हैं। देखने से लग रहा है कि जबरदस्त हमारी फैसिलिटी है और हम बड़ा स्ट्रांग तरीके की सिस्टम तैयार करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन जब मैं अभी तुलना करूंगा अन्य देशों से और अभी हमारी क्या स्थिति है, तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा। तो हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं और मेडिकल काउंसिल ऑफ जो इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो एग्जाम देखती है, कंडक्ट कराने का काम करती है। नीट का भी एग्जाम होता है, कई बार उसको सीबीएसई कंडक्ट कराती है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक तरीके से इनकी टेस्टिंग लेती है, एक तरीके से वो मान्यता भी प्रदान करती है कि भाई डॉक्टर आप रजिस्टर्ड हो कि नहीं। ये तो 13 मिलियन डॉक्टर्स हैं जो एक्चुअल में रजिस्टर्ड होंगे। क्वैक्स भी बहुत सारे हैं। ये मान के चलिए कि अब खुद सरकार मान रही है कि जो नकली डॉक्टर हैं या झोला छाप डॉक्टर हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है, हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, डिस्पेंसरी चला रहे हैं, तो कह रहे हैं कि लगभग 10 से 15% हैं वो। अगर हम देखें तो भारत में 70,000 के आसपास हॉस्पिटल्स हैं और इन हॉस्पिटल्स में ये मान के चलिए कि लगभग टोटल 44,000 के आसपास हॉस्पिटल्स ये प्राइवेट वाले हैं और बाकी जो बच गए 26,000 के आसपास वो हमारे हो गए सरकारी हॉस्पिटल।
तो अब इसमें से चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आए दिन हम खबरें पढ़ते रहते हैं कि फर्जी डॉक्टर धराए गए, या गांव में इतना महंगा इलाज है, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी महंगी हैं कि कहां से इंसान अपना इलाज कराए। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो बिल, वो कई बार सुनने में आता है डेड बॉडी का बिल रख के बना लिया, या कोविड में उन्होंने खूब बिल बनाया, तो उसकी अपनी समस्या है। सरकारी हॉस्पिटल्स में सामान ही नहीं रहता है क्योंकि डॉक्टर बैठते नहीं है। सब छोटे शहरों में तो और देखिए, सरकारी डॉक्टर पहले अपना वो बढ़ाते हैं एक पेशेंट बेस, और उसके बाद अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सरकारी डॉक्टर भी बने हुए हैं, तो कोई कानून की असली देखरेख नहीं हो रही है। और बहुत सारे लोग तो इसमें नकली या फर्जी वाले हैं। डिस्पेंसरी भी चल रही है, सब कुछ चल रही है। तो अब जरा आप तुलना करेंगे तो देखिए, अगर हमको मेडिकल फैसिलिटी की तुलना करनी हो तो ये समझिए कि भारत जैसे देश में अगर आप देखेंगे कि डॉक्टर जो है, अगर वो ठीक से पेशेंट को विश्वास में नहीं लेगा तो उसके खर्चे और बढ़ते जाएंगे। अब डॉक्टर भी एक तेजी में एक साथ 4-4, 3-3 मरीज लेके वो बैठा ले रहे हैं, वो भी हाईली प्रोफेशनल हो गए हैं क्योंकि पढ़ाई बहुत महंगी होती है, बहुत कम लोग ही सरकारी एग्जाम पास करके जा पाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि अधिक से अधिक वसूलें। आजकल तो एक ऐसी भी सेटिंग हो रखी है कि पैथोलॉजी से हो रखी है, डिफरेंट वो टेस्ट लिख देते हैं और फिर उस पर उनका कमीशन पहुंच जाता है, दवाइयों पे उनका कमीशन पहुंच जाता है, दिन भर एमआर लाइन लगाए रहते हैं, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो जरूर वो पैसा देते ही होंगे। आपने एक दवाई का नाम सुना होगा, डोलो 650। अब ये बड़ा प्रचलित हो गई थी कोविड-19 के समय में, और माइक्रो लैब्स करके एक कंपनी है, इसको बनाती है माइक्रो लैब्स, और इनका 30-35 करोड़ का था कोविड तक। बेसिकली ये पैरासीटामोल के ऊपर काम करता है, तो 30-35 करोड़ का इनका टोटल व्यवसाय था। और जैसे ही कोविड-19 आया तो 500 करोड़ पहुंच गया वो जो इनकी सेलिंग है। इनके ऊपर आरोप लगा, इनकम टैक्स का छापा लगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठा दी कि जो क्रोसिन और कालपोल होता था उसमें एक रेट फिक्स कर देते थे कि अगर 500 mg वाली दवा है तो उसका 91 पैसे से अधिक नहीं होगा पैरासीटामोल। लेकिन इनका क्या है कि इनका डोलो 650 एक पड़ता है 1.83 या 93 रुपीज का, मतलब इनके ऊपर नो कैपिंग है। तो इन्होंने खूब प्रॉफिट कमाया और 1000 करोड़ रुपए इन्होंने, कहते हैं कि इन्होंने डॉक्टर्स को डिफरेंट तरीके से फ्रीबीज दी, डायरेक्ट पैसा नहीं दिया लेकिन ट्रैवल बुकिंग करा दी, उनको गिफ्ट्स दिए, उनको डिफरेंट तरीके से एंडोर्समेंट दिए अवैध तरीके से कि वो डोलो 650 लिखे। और आप याद करिए कि हर डॉक्टर डोलो 650 कह रहा था, यहां तक कि पैरासीटामोल की दूसरी दवाइयां लोग ले ही नहीं रहे थे क्योंकि डॉक्टर पे ट्रस्ट करते थे, और यही आरोप लगा। इनके खिलाफ बहुत तगड़ी जांच चली, क्या हुआ उसका पता नहीं, लेकिन आज तक डोलो 650 मार्केट में बना हुआ है। बाद में दवाई की दुकानों वालों ने या दूसरे लोगों ने कहा कि कमीशन अधिक देते हैं। यही हाल मोबाइल में भी है। ओप्पो वीवो देखिए कैसे मार्केट में छा गए, क्योंकि वो रिटेलर को खूब अधिक कमीशन देते हैं। बाकी बड़ी कंपनी सैमसंग देगी नहीं, मोटरोला देगी नहीं, तो जो भी बड़ी कंपनी है वो मार्जिन को कम कर लेगी। तो ये देखिए कि भारत में अब जब डॉक्टर्स उलझाव भरी चीजें लिखते हैं तो उनके लिए ये जानबूझ के लिखते हैं। मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं कि सारे डॉक्टर लिखते हैं, बहुत डॉक्टर ठीक भी लिखते हैं, लेकिन जो उलझाव भरा लिखते हैं ये राइटिंग कुछ भी इस तरीके का लिख दिया, और वो दुकान वाला तो समझ गया, फार्मासिस्ट तो समझ गया, आम लोग तो समझे नहीं। अब ये बेसिकली इनके लिए एक रूल है। रूल ये है कि ये सॉल्ट लिखेंगे दवाइयों का, लेकिन डॉक्टरों ने क्या करना शुरू किया कि उन्होंने दवाइयों के नाम लिखने शुरू कर दिए। दवाइयों के नाम, कुछ डॉक्टर तो ये भी बताते हैं कि कहां पे टेस्ट कराओ, नाम सही तो बाकी टेस्ट लेने से मना कर देते हैं। तो इस तरीके की दिक्कतें हैं। तो अब इसमें फार्मासिस्ट का भी फायदा है। हम लोग मजाक में कहते हैं, इस पे मीम भी चलता है कि डॉक्टर ने कहा कि मैंने अपना हिस्सा ले लिया, फार्मासिस्ट तुम अपना हिस्सा ले लो। ऐसा खूब मीम बना के लोग शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे डॉक्टर करते हैं, लेकिन बहुत सारे करते हैं इस तरीके से। तो अब जब वो इस तरीके की राइटिंग लिख दिए तो इसका मतलब ये है कि दुकानदार के पास भी, जो फार्मासिस्ट है, उसको भी एक एडवांटेज मिल गया कि वो अल्टरनेटिव दवाइयां देने का, जो हाई कमीशन है। आधे लोग तो, आधे क्या पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पाते कि कैसे दवा खानी है, क्या करना है, समझ में नहीं आती है पर्ची, आप देखिए तो इसमें फार्मासिस्ट को फायदा हो गया, इसमें डॉक्टर को फायदा हो गया क्योंकि उसने दवाई का नाम लिख दिया। तो सब इसमें फायदे में है। नुकसान में कौन है? जो पेशेंट है वो है, वो जगह जगह टेस्ट में धक्के खा रहा है, दवाइयां कम एफिशिएंट है उनको दे दिया जा रहा है, कमीशन के चक्कर में जबरदस्ती के टेस्ट करा लिए जा रहे हैं, छोटे मोटे रोगों के दुनिया भर के टेस्ट हो रहे हैं।
डॉक्टर की फीस 200 रुपया, टेस्ट 2000 का। तो ये भी एक दिक्कत है, इस पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगाई गई है। कोविड-19 में तो ये भी कह दिया गया कि आप डॉक्टरों के ऊपर दबाव भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर अब दिक्कतें बढ़ेंगे और कोई भी इस तरह की घटना होगी तो गैर जमानती आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए यह आदेश बड़ा महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर साफ साफ लिखें। हालांकि पूरे देश में नहीं है, सरकार को एक सर्कुलर लाना चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए संसद में। सरकार भी देखिए, सरकार में भी लॉबिंग फैक्टर होता है। जैसे देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप से भारत की सरकार बहुत परेशान है, तो वो लॉबी करने वाली कंपनियों को हायर कर रही है। अमेरिका में लॉबिंग खूब चलती है, दबाव बनाने वाले समूह, तो उनको हायर करके पैसा दे रही है पर डे का करोड़ों रुपए, कि वो सरकार को कन्विंस करे भारत के फेवर में ट्रेड डील के लिए। तो भारत के अंदर भी छोटी छोटी लॉबिंग समूह होती है। तो जो दवा कंपनियों की लॉबिंग है वो इतनी तगड़ी है कि सरकार को कोई ऐसा डिसीजन ही नहीं लेने दे रही है। नहीं तो आप देखिए जो जेनरिक ड्रग्स है उसमें भारत इतना स्ट्रांग है, लाखों करोड़ की दवाइयां तो हम यूएस भेजते हैं। सोचिए जेनरिक ड्रग्स मतलब क्या होगा कि ये चीप होगा और इफेक्टिव होगा, बस यही समझिए। और जेनरिक ड्रग्स वो है कि जिनकी पेटेंट या बनाने के अधिकार खत्म हो जाती है, तो उसी सॉल्ट का प्रयोग करके कंपनियां बना लेती हैं अगली दवाई। भारत जेनरिक ड्रग्स में इतना इंपॉर्टेंट है। ये जो डॉक्टर हैं ये जेनरिक ड्रग्स तो लिख ही नहीं रहे हैं। आपके दिमाग में मैं कई सारी डिबेट्स देख रहा था तो कह रहे थे जेनरिक ड्रग्स काम नहीं कर रहा है, इनकी स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। भाई जो लोग झोला छाप डॉक्टर से भी दिखाने के लिए तत्पर हैं, जो लोग फार्मासिस्ट से पूछ के दवाइयां खाते हैं, आप उनको जेनरिक ड्रग्स दे देंगे जिसमें भारत जब यूएस में भेज रहा है तो उसकी स्टैंडर्ड तो बहुत हायर होगी। और लगभग 30,000 के आसपास हमारे पास जन औषधि केंद्र भी हैं। तो डॉक्टरों के लिए भी कहीं ना कहीं ये व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि वो क्या करें, इस तरीके की चीजों को बढ़ावा दें। अब कोई सेंट्रल रूल है नहीं तो इसका नुकसान होता है। अगर भारत में देखिए हेल्थ सर्विसेज इतने खराब हैं कि 67% लोग तो गरीब हो जाते हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर की वजह से। अचानक से कोई घर में बीमार हो गया तो हो गया सबका बड़ा, घर जमीन सब बिक गया। हमारी स्थिति आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर में, इंडिया हो, चाइना हो, यूएसए हो, यूरोपियन यूनियन हो, ये टॉप की जो कंट्रीज हैं, खास करके हमको जिसका कंपेयर करना है, तो आप अगर देखेंगे कि पेशेंट डॉक्टर रेशियो इधर लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं बेड पेशेंट रेशियो, कि कितने पेशेंट पे कितना बेड उपलब्ध है और कितने लोगों पे कितने डॉक्टर उपलब्ध हैं। अब जरा आप इंडिया में देखिए तो लगभग 1674, ये लगभग आंकड़े हैं, इतने लोगों पे खाली एक डॉक्टर है हमारे पास। इतने डॉक्टर होने के बावजूद भी लगभग 1700 पे 1674 पे एक डॉक्टर है। चाइना के अंदर में स्थिति यह है कि 317 पे लगभग, ये मान के चलिए कि इनके पास बल्कि उससे भी कम, लगभग 143 के आसपास एक डॉक्टर है यहां पे। मतलब ये इनकी तो इतनी ग्रोथ हुई है कि 143 पे एक डॉक्टर इनके पास है। ये व्यवस्था इन्होंने बना रखी है और ये लगभग आंकड़े हैं, खाली समझाने के लिए, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन मैं खाली तुलना कर रहा हूं कि चीन में भी तो इतनी आबादी है लेकिन उन्होंने इतना बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। एक ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है कि उनके पास तो हॉस्पिटल हमसे कम ही है, 38,000 के आसपास, लेकिन उनकी व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि सब लोग इलाज करा पा रहे हैं। चाइना में 143 पे एक डॉक्टर है। यूएसए में भी आप देखेंगे कि लगभग ये मान के चलिए कि 1000 पे लगभग 3 डॉक्टर हैं। और चाइना वाला थोड़ा सा हम इसको और सुधार लें, ये मान के चलिए कि चीन में 1000 पे लगभग 7 डॉक्टर हैं। 1000 पे लगभग 7 या 4 कर लीजिए, 4। आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है, खाली मैं भारत से तुलना कर रहा हूं, इसका कोई एकदम एग्जैक्ट फिगर जानने की जरूरत नहीं है। तो वो यूएस से अधिक लग रहे हैं और हमसे तो कई गुना अधिक है। उनकी पूरी फैसिलिटी इतनी हो रखी है कि उनका पेशेंट पर बेड देखेंगे आप तो भारत में एक बेड हॉस्पिटल में लेने के लिए अब 2080 के आसपास लोग हैं और एक बेड आपको लेने के लिए, पाकिस्तान से भी बुरी हालत है। पाकिस्तान में 1600 पे एक बेड मिल जाता है। पाकिस्तान में लगभग
1300 पे एक डॉक्टर है 1300 लोगों पे, और हमारी पाकिस्तान से भी हालत खराब हो रखी है। चाइना में लगभग 7 या 8 बेड मिल जाते हैं 1000 की पॉपुलेशन पे, और यहाँ डॉक्टर 4 हैं 1000 की पॉपुलेशन पे। और यूएसए के अंदर में 3 डॉक्टर हैं 1000 पॉपुलेशन पे, और इतने ही 2.5 के आसपास बेड मान लीजिए, इतने 2.5-3 बेड है पर पॉपुलेशन 1000। तो ये एक एडवांस लेवल पे चल रहे हैं। आप ईयू का भी देखेंगे तो इनका 4 डॉक्टर है पर 1000। यूरोपियन यूनियन में लगभग 27 देश है, पहले ब्रिटेन भी था, ब्रेग्जिट हो गया उसका। तो 4 डॉक्टर हैं, और इनकी अगर आप बेड संख्या देखेंगे तो वो 5 ही है। चीन ने यूरोपियन यूनियन को भी पीछे कर दिया है, उन जो देशों का समूह है, जर्मनी और इस तरीके से फ्रांस और जो भी इस तरीके की लग्जमबर्ग, डेनमार्क, स्वीडन, इस तरह के जो देशों का समूह है उसको भी पीछे कर दिया है, अमेरिका को भी पीछे कर दिया, और भारत अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। और इसका मैं एक और प्रमाण देता हूं, 2025 का आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, HDI, जो बताता है कि हमारे यहाँ एजुकेशन की स्थिति क्या है, हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कितने दिन लोग जीवित रहते हैं, और ये बताता है कि हमारे यहाँ इनकम क्या है। ये 3 बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर हैं। UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये निकालता है लिस्ट। तो इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो बताता है कि आमतौर पे क्या लोगों की स्थिति है, तो उसमें लगभग 193 कंट्रीज हैं, और इनमें हमारी पोजीशन हालांकि पिछले साल से तो बेहतर हुई है, लेकिन इंडिया की पोजीशन अभी भी 130 है, और इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि हम बहुत पीछे हैं। टॉप की कंट्रीज आप देखेंगे तो टॉप में आइसलैंड दिखाई देता है, नॉर्वे दिखाई देता है, वही जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, इस तरीके से स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, नीदरलैंड्स। अमेरिका 17वें पोजीशन पे है, और मैंने वही सीक्वेंस से नाम लिया 1 से 8 तक, और बाकी 17वें पे कौन है? यूएस है। तो ये जो देश है, चीन कहां पे है? चीन की बहुत अच्छी स्थिति है, 78th पोजीशन पे है। आप सोचिए कि हमारी स्थिति कितनी खराब है। यहां तक कि श्रीलंका जो कि पॉलिटिकली इनस्टेबल है, 89th पोजीशन पे है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हमारी स्थिति इतनी खराब है कि हम भूटान से भी पीछे चले गए हैं, 125th पे भूटान है। नेपाल, हम खुश हो सकते हैं कि नेपाल 145th पे है। अफगानिस्तान, हम खुश हो सकते हैं कि 150 पे है, ये 150 पे है। हम खुश हो सकते हैं कि पाकिस्तान बहुत नीचे है, 168 पे है। तो हालांकि डॉक्टर और बेड रेशियो ठीक है उनका, लेकिन फैसिलिटीज वो प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। तो अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये बता रहा है कि हमारी हालत कितनी खराब है। कुल अगर ओवरऑल रेशियो देखा जाए तो भारत जैसे देश में बहुत इस बात की जरूरत है कि एक रेगुलेटेड सिस्टम बनाया जाए, जहां पे कि डॉक्टर जवाबदेह हो। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर कई तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं कि कॉलेज को उन्होंने पैसा लेके अप्रूवल दे दिया, डॉक्टरों को रजिस्टर्ड कर दिया, तो उनकी जांच हो। खास करके एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जहां पेपर आउट ना हो, नीट के पेपर आउट हो जाते हैं, और ऊपर से अगर डॉक्टर बन गए हैं तो उनके लिए रेगुलेशन सिस्टम क्या है कि वो अननेसेसरी टेस्ट ना लिखें। सीजेरियन ऑपरेशन की संख्या बढ़ गई है, अब जो बच्चे हो रहे हैं डिलीवरी में वो मोस्टली सीजेरियन कर रहे हैं क्योंकि उसमें पैसा दिख जा रहा है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर भी उसको प्रमोट कर रहे हैं, दवाइयां महंगी लिख रहे हैं। अब समस्या ये है कि आम जनता को तो समझ में आ नहीं रहा है ये टेक्निकलिटी। तो ये एक बड़ा डिसीजन है, अगर पूरे देश में लागू किया जाए तो बड़ा बेहतर होगा। जो डॉक्टर अपने से इसको लागू कर चुके हैं वो साधुवाद के पात्र हैं, और ऐसा नहीं कि सारे लोग ही इसमें लिप्त हैं, लेकिन जरूर एक संदेह तो बन ही जाता है जब खुद कोर्ट कहने लगे और खुद जब सरकार ये मानने लगे कि हाँ कुछ फिशी दिख रहा है। तो ये बड़ा ही एक ऐतिहासिक निर्णय है। आपको क्या लगता है कि आपको भी बचपन में ऐसा लगता था क्या, जैसा मुझे लगता था लंबे समय तक, कि आखिर ये जो डॉक्टर लिखते हैं राइटिंग, क्या ऐसा ही उन्होंने एग्जाम लिख के MBBS MD पास किया है तो कैसे उनके टीचर पढ़ते होंगे? लेकिन बाद में पता लगा कि ना, ये ऐसा नहीं लिखते हैं, इनकी राइटिंग ठीक है, वो जानबूझ के ऐसा लिखते हैं। इसीलिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि इसको कोर्स में सम्मिलित किया जाए कि कैसे किस लिखावट में लिख के देना चाहिए हमें पेशेंट को, जिससे वो पढ़ पाए। ये उनका मौलिक अधिकार है। एक बहुत बड़ा डिसीजन है, इसको देश भर में लागू होना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे
कोई निर्णय ले जिससे पूरे देश में लागू हो, सरकार को आदेश दे, क्योंकि सरकार हो सकता है लॉबी के किसी प्रभाव में हो, मेडिकल लॉबी के या फार्मासिस्ट लॉबी के। सरकार को भी अपनी ओर से कोशिश करनी चाहिए, विपक्ष को भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए। क्या तो जो जरूरी मुद्दे हैं उसको छोड़ के और हम लोग किस चक्कर में पड़े हुए हैं कि एससीओ में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फोटो खिंचा रहे थे प्रधानमंत्री। ये एक देखिए, विदेश नीति रोज रोज का मुद्दा नहीं है। विदेश नीति जितना जनता में चर्चा किया जाएगा उतना ही कमजोर और अस्थिर विदेश नीति होगी, क्योंकि फिर जनता का दबाव बढ़ने लगेगा और जनता को खुश करने के लिए आप निर्णय लेंगे। तो ये डिप्लोमेसी पर्दे के पीछे होती है, ताकि उसमें कई तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं, तो राष्ट्र स्तर पे बेइज्जती ना हो। तो हम विदेश नीति पे कम चर्चा करें, हम घरेलू नीति पे ज्यादा चर्चा करें, तो ज्यादा मजबूत देश बनेगा, ज्यादा सशक्त भारत बनेगा। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। अगर ये चर्चा पसंद आई हो, हाईकोर्ट का डिसीजन पसंद आया हो, आपको लग रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट और पूरे देश में यह लागू होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपके क्या विचार हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरीके की किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।